अस्सलाम वालेकुम। कैब 5 FAR 2 लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना हमने शुरू कर दिया था। कितने बच्चों ने ट्राई किया इसको? मैंने कहा था ट्राई करना है। मैंने कहा था कोई बात नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा कर लेंगे। अच्छा जी, चलें शुरू से काम करते हैं इसका स्टार्ट। हमने बनाना है इंटेंजिबल्स का नोट, ठीक है। नोट बनाना है 30 जून 2016 वाले साल का। पहले पॉइंट के अंदर हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, यानी साल के शुरू में ही हमारे पास ऑलरेडी 3 इंटेंजिबल्स आ रहे हैं। कुछ ब्रांड्स पड़े हैं, एक सॉफ्टवेयर है और एक लाइसेंस है, ठीक है। यूजफुल लाइफ 2 की गिवन है, तीसरे की गिवन नहीं है। आज वाला सवाल पूरा कर लें, उसके बाद अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन है 5-7 मिनट की, वो मैं आपके साथ कर लूँगा ताकि हमें पता लग जाए कि किन इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज़ करना होता है, किन को नहीं करना होता। जिनको अमोर्टाइज़ करना होता है इम्पेयरमेंट के लिए क्या रूल है उनका, और जिनको हमने अमोर्टाइज़ नहीं करना होता उनके लिए इम्पेयरमेंट का क्या रूल है। 5 से 7 मिनट की डिस्कशन है, इंशाल्लाह ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सवाल पूरा करते हैं सबसे पहले, फिर छोटी मोटी डिस्कशंस हम करेंगे स्टार्ट इस सवाल के बाद। अच्छा जी, कॉस्ट गिवन है और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट उसने लिखा हुआ है, रेलेवेंट जो होगा वो भी गिवन है। ये ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास थे। फिर पॉइंट 2 पे हमने डिस्कशन शुरू की थी कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है डेवलप करना, ठीक है। जब ये डेवलप हो जाएगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर कुछ फ़ायदा फ्यूचर में आएगा तो जाहिर सी बात है फिर ये एक एसेट है। और ये चूँकि प्रोडक्शन प्रोसेस कोई टच होने वाला एसेट तो है नहीं, तो फिर इसको इंटेंजिबल एसेट कहेंगे। तो ये इंटेंजिबल है जो हम इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर अप टू 30 जून 15, अप टू जून 15, यानी पिछले साल के अंदर कुछ खर्चे हुए थे 20 मिलियन के, और जुलाई 15 से मार्च 16 तक, 31 मार्च ही कहेंगे खामोश है तो, ठीक है। यानी कि इस साल के अंदर, हमारे रेलेवेंट साल के अंदर 9 महीनों के ये खर्चे, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्रीज नहीं करनी इस सवाल के अंदर कि हमें पिछले साल की एंट्री भी करनी पड़े, इस साल की भी करनी पड़े। इस साल के अंदर सिर्फ रेलेवेंट 45 मिलियन की फिगर ही बननी थी, पहली बात हमने ये की थी। अच्छा, अब स्टार्ट कब हुआ ये प्रोजेक्ट? पिछले साल में किसी दिन हुआ, हमारे लिए इररेलेवेंट था, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं था। एंड किस दिन हुआ ये ज़रा एंड पे क्लास के अंदर, पहले वो कमर्शियली वायबल को हम किसी और तरफ ले गए थे, नहीं, एंड होने की डेट 2 जगह से पता चलती है, दोनों जगह से ही, बिल्कुल दोनों जगह से पता लग सकता है। पहली जगह जहाँ से हमने ये डिसाइड किया था कि ये इंटेंजिबल इस दिन बनना, मतलब बनने का प्रोसेस ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, वो पहला काम यही था, वो पहला पॉइंट यही था कि खर्चे होना रुक गए मार्च 16 में। हमारा साल 30 जून 16 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस इंटेंजिबल पे खर्चे होने ख़त्म हो गए 31 मार्च कह लें, मार्च खामोश है तो 31 मार्च कहें, 31 मार्च 16 पे खर्चा होना रुक गया। एक निशानी तो ये थी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंजिबल इस दिन कंप्लीट हो गया। एक बात हो गई। दूसरी बात, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड ऑन 30 सितंबर 15, ये पिछले साल की बात है। इट वॉज एस्टेब्लिश, ये डेट ज़रा कल ना मैं गलती से 15 को 16 से कंफ्यूज कर गया था। बहरहाल 30 सितंबर 15 पिछले साल या इस साल, बहरहाल इस साल के अंदर है या पिछले साल में, वो टाइमलाइन बना के देख लेंगे, ठीक है ना। इस दिन जो 30 सितंबर 15 है, इस दिन क्या हुआ? इट वॉज एस्टेब्लिश दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। कमर्शियली वायबल का मतलब क्या है? देखें, पहले मैंने वो 6 क्राइटेरिया में से आपको कहा था कि 2 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे होते हैं। कमर्शियली वायबल का मतलब ये होता है कि हम ये डिसाइड कर पाए हैं कि ये कमर्शियली, इसको अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाते हैं तो कमर्शियली वायबल का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन प्रोसेस बदल जाना है, क्या हमारी प्रोडक्ट तो नहीं ख़राब हो जाएगी? कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि कमर्शियल प्रोडक्शन करते हुए मसला होगा। तो एक तरह की फिजिबिलिटी टाइप ही कोई चीज़ थी जो हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी इंजीनियर से पूछी होगी या मार्केटिंग वालों से हमने उसकी
फिजिबिलिटी पूछी होगी कि प्रोडक्ट में कोई चेंज आ जाए, अगर इस तरह से हो जाए कमर्शियली वायबल तो रहेगा, ठीक है ना। अब आई कैप ना 6 के 6, यह क्यों डिस्टर्बेंस चल रही है हाइब्रिड में, क्या मसला है? ये क्लास से पहले करने वाले काम होते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं अब। अच्छा जी सुने, 30 सितंबर को उसने कहा कि कमर्शियली वायबल हो गई। देखें आई कैप कभी भी आपको 6 के 6 क्राइटेरिया सारे लिख के नहीं देगा, आसानी आपके लिए करेगा तो सीधी बात ये लिख देगा 30 सितंबर 15 पे 6 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज मेट। ये सबसे आसान तरीका उसके बताने का है। दूसरा तरीका क्या है, वो यूं कह देगा कि ऑन 30 सितंबर 15 द इंटेंजिबल वाज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब भी यही है कि भाई नहीं सॉरी वो तो कंप्लीट होगा, वो तो कंप्लीट होगा, सॉरी वापस आए 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वाज मेट, या ये कह देगा या 6 में से किसी एक के बारे में बोल देगा। जैसे वो ये कह देगा कि ओनर से जाके पूछा इरादा है, इंटेंशन उसने कहा है, बस एक लिख दे, मतलब इस दिन वो निशानदेही कर रहा है कि इस दिन से ऑनवर्ड्स अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। वो एक बात, कोई एक बात लिख दे, वो एक बात लिख दे, हमने साइंसदानों से पूछा टेक्निकल फिजिबिलिटी है तुम्हारे पास, हमने ओनर से पूछा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो 5-6 बातें लिखी हुई थी उनमें से कोई एक लिख दे। 6 की 6 नहीं लिखेगा कभी भी, या तो सीधी बात करेगा, आसान करेगा कि 6 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन हैज बीन मेट, या तो सीधी बात ये कर देगा, या फिर 6 में से कोई एक लिख देगा। आपने समझ जाना है कि इसका मतलब कहने का यह है कि इस दिन से ऑनवर्ड्स अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है। क्लियर है ये बात? तो 30 सितंबर 15 को 6 क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन जो है दरअसल वो एस्टेब्लिश हो गया, यानी इससे ऑनवर्ड्स अच्छी वाली डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हाँ साल हमारा 30 जून है ना, तो ये हमारे साल के अंदर ही आ गया, ठीक है ना। हमारा साल ये मैंने बनाया था ना, इसको ज़रा डेट्स के साथ कर देते हैं, ठीक है। ये 1 जुलाई 14 से साल शुरू हुआ था, 30 जून 15 तक आया, 30 सितंबर इसमें नहीं है। फिर अक्टूबर जुलाई अगस्त और सितंबर, ये है जी 30 सितंबर हमारे साल में आ गया। इस दिन आकर वो कह रहे हैं कि कमर्शियली वायबल हो गया, कोई एक निशानी लगी हमें 6 में से, तो हमने कहा मतलब ये निशानदेही कर रहा है। ये मुश्किल सवाल है, सीधा सीधा लिख देता होता है नॉर्मली, तो बहरहाल उसने कोई एक भी बता दिया तो हम कहेंगे कहानी खत्म हो गई, बुरी डेवलपमेंट की अच्छी डेवलपमेंट शुरू है। अब इस दिन से ऑनवर्ड हम क्या कहेंगे, जितने भी खर्चे होंगे उसको कैपिटलाइज करना है। अब कितने महीने तक? 30 सितंबर को ये हुआ, 30 सितंबर को वो देखें ऊपर, ठीक है, मतलब इस दिन आकर बुरी डेवलपमेंट खत्म, इससे आगे अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से आगे तो खर्चे हो ही नहीं रहे, ठीक है। तो एक निशानी ऊपर से देखकर हम आए थे कि 31 मार्च को या 1 अप्रैल कह लें, एक ही बात होती है, इस दिन खर्चे होने बंद हो गए, तो मतलब इस दिन कंप्लीट हो गया था। तो 6 महीने का खर्चा, पहली बात ये 45 आजा 45 ठहर जा, ये 45 का खर्चा जो है, पहली बात ये खर्चा कितने महीनों का है? 9 महीनों का। इस साल में पूरे 12 महीने खर्चा नहीं हुआ। इन 9 में से 6 महीने को करना है कैपिटलाइज और 3 महीने को करना है एक्सपेंस आउट, ठीक है जी। अच्छा आगे कहते हैं द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। ये दूसरी निशानी है असल में, ये वो बात है जो मैं कर रहा था। बिकेम ऑपरेशनल का मतलब क्या है? नए प्रोसेस को यूज करके हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। क्या मतलब? जो हमने प्रोसेस डेवलप किया है वो हमने अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, फैक्ट्री के वाले मैनेजर के हवाले कर दिया है कि अब से आपने प्रोडक्शन इस प्रोसेस के हिसाब से करनी है, मतलब वो यूज होना शुरू हो गया। तो ये दूसरी निशानी है कि ये कंप्लीट हो गया। तो दोनों निशानियां ही थी, दोनों ही निशानियां थी, कोई एक यूज कर लेते। बच्चों ने एंड क्लास खत्म हो गई थी तो बच्चों ने पूछा था कि ये ऊपर वाली निशानी है या नीचे वाली निशानी है? ये दोनों ही निशानी है, इनमें से कोई एक लिखी होती तो भी यूज कर लेते, दोनों का मतलब एक ही था। देख ले ऊपर उसने बताया, वहां अगर ये ना लिखता लाइन तो 31 मार्च से हम डिसाइड कर लेते कि चूंकि खर्चे होना रुक गए हैं तो मतलब कंप्लीट हो गया इंटेंजिबल। वो ना लिखता, वैसे नॉर्मली वो लिखा ही करता लाजमी, ये लिख देता तो हम यहां से यूज कर लेते, ठीक है। तो फिर हमने 3 डेट्स इस तरह से लिखी थी। स्टार्ट हुआ प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हो गया, यानी 6 क्राइटेरिया मीट हो गए 30 सितंबर को, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 31 मार्च। 16 लिख लो, 1 अप्रैल 16 लिख लो, एक ही बात है।
ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, पता है आपको काउंटिंग में। ठीक है, तो हमारी टाइम लाइन जो है वो फिर ये बनी थी। ठीक है, पिछले साल जो खर्चा हुआ हमें या उससे, हमने पिछले साल को कुछ नहीं, एंट्रीज तो करनी नहीं थी। इस साल के अंदर टोटल 45 मिलियन का खर्चा हुआ है, जो इस साल में 9 महीनों के लिए हुआ है। 9 महीनों में से 6 महीने को कैपिटलाइज करना था, 3 महीने को एक्सपेंस आउट करना था। हमारी एंट्री बनी थी एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, लेकिन ये एंट्रीज पर्चे में नहीं करनी, ये तो आपको समझाने के लिए मैं एंट्रीज करवा रहा हूँ। ठीक है, पर्चे में तो हमने नोट बनाना, ये सब काम डायरेक्ट करेंगे। जो कुछ थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी ना, हमें एक फिगर लिख दी है, उसकी कैलकुलेशन शो करनी है, तो छोटी सी वर्किंग ऐसे ए बी सी, जैसे IAS 16 के नोट बनाते हुए करते थे आप, स्टार लगा दिया या 1 2 3 लिख दिया या ABC लिख दिया और छोटी सी वर्किंग करके बता दिया। हम पकड़ेंगे 45 को इंटू 6/9 करके कहेंगे एडिशन के अंदर जी ये पड़ा। एक्सपेंस वाले को तो छेड़ेंगे ही नहीं हम नोट बनाते हुए, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो सवाल करना तो आप सिखाऊंगा, ये तो डिस्कशन हो रही थी सिर्फ कल जो स्टार्ट की थी हमने। ठीक है ना, सवाल तो आज करेंगे। फिर जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन के बाद इस्तेमाल हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने अब ये इस्तेमाल हुआ है, तो 3 महीने इसको अमोर्टाइज करना है। किसको अमोर्टाइज करना है? इस 30 को। जाहिर है जो इंटेंजिबल है वही अमोर्टाइज होगा, तो 30 10 साल पे, क्योंकि उसने सवाल में बताया था, मैं भी वो लाइन पढ़ाना नहीं चाह रहा, उधर जाके बाद में पढ़ते हैं। उसने कहा था कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस अगले 10 साल तक फायदा देगा। फायदा क्या है वो मैं बताता हूं अभी। ठीक है ना, अगले 10 साल तक ये फायदा देगा, तो फिर 10 साल पे इसको डिवाइड किया, 3/12 0.75 हमारी अमोर्टाइजेशन आ गई। ठीक है, ये सही है। अब जरा उस लाइन को भी पढ़ ही लें। क्या वो कहता है? द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 16। वैसे ये बात भी कल कर दी थी, लेकिन जरा रिवाइज हो जाए ना कल वाली बात थोड़ा सा, क्योंकि सवाल अब करना है तो सारी बातें दोबारा करंट हो जाएं। ठीक है, ऊपर था, हाँ सॉरी वही ढूंढ रहा था। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16 एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिलियन अब फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहा ये एसेट, बल्कि कॉस्ट सेव कर रहा है ये एसेट। देखो दोनों ही बातें फायदे की हैं। आपका रेवेन्यू बढ़े ये भी फायदा है, आपकी कॉस्ट कम हो, कॉस्ट सेविंग इज ऑल्सो इनकम, फायदा ही है। ठीक है, कॉस्ट सेव होना भी तो एक फायदा ही है। तो ये जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज किया है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होने से गालिबन प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ा है। प्रोडक्ट जैसे पहले बिकती थी वैसे ही बिकेगी, लेकिन हमारे खर्चों में कमी आ गई। 10 मिलियन पर ईयर अगले 10 साल तक बचता रहेगा इसकी वजह से। तो ये 10 मिलियन सेविंग है, इस सेविंग का इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एसेट नहीं है ये। मैंने कल भी ये बात की थी कि मिसाल के तौर पे आप एक प्लांट लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, और आप कहते हैं जी ये फैक्ट्री मैंने 10 करोड़ में लगाई और इस फैक्ट्री से अगले 20 साल मैंने 50 करोड़ कमाना है, तो एसेट की कॉस्ट 10 करोड़ होगी या 50 करोड़ होगी? 10 करोड़ होगी, 50 करोड़ तो उससे फायदा आना है। ऐसे ही ये 30 मिलियन हमने इंटेंजिबल एसेट को बनाने पे लगाया, उससे अगले 10 साल तक 10-10 मिलियन आना है, यानी कि 100 मिलियन का फायदा होना है। तो 100 मिलियन कॉस्ट है एसेट की या ये 30 मिलियन कॉस्ट है? 30 मिलियन एसेट की कॉस्ट है, 10 मिलियन उसने सिर्फ कान फ्यूज करने के लिए आपको दिया था। आपके कान फ्यूज काफियों के हो भी गए थे कल। ठीक है ना, तो हमने 30 मिलियन को 10 पे डिवाइड करके अमोर्टाइज करना है। वो अलग बात है कि इस साल में सिर्फ 3 महीने के लिए इस्तेमाल हो। क्लियर? सही है। तो ये एंट्रीज हम कर चुके हैं। इस पॉइंट के लिए सिर्फ इतना ही काम करना था, इससे अलावा कुछ नहीं करना था। नोट बनाएंगे तो अब कोई डिस्कशन नहीं होगी, नोट बनाएंगे तो बस इन चीज़ों को लिखेंगे, छोटी मोटी वर्किंग करेंगे। पर्चे में जो करना है वो भी करना है हमने, ये तो अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था ट्राई करके आना। अच्छा, पूरा सवाल अब मुझे ये जो अजम्पशन लिया ना इसके हिसाब से करवाने देना आप, ठीक है ना। उसके बाद जब सवाल ख़त्म कर लेंगे तो मैं दूसरी वाली अजम्पशन भी ले लूँगा कि अगर किसी बच्चे ने खुदा ना खास्ता पर्चे में इसको रिफंडेबल अज्यूम कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ना है। एंट्री बदलनी है, फिगर बदलनी है, दोनों ही सही हैं। मैंने कहा था जब खामोश है रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल के बारे में तो आसान अज्यूम कर लो, बस नीचे नोट डाल दो। मैंने अज्यूम किया नॉन रिफंडेबल है, तो उसको पता लग जाए कि कॉन्सेप्ट बच्चे के पास है, ठीक है ना, सही है ना। लेकिन हम दोनों तरह से कर लेंगे। फिलहाल मैंने कहा था इसको अज्यूम करना नॉन रिफंडेबल। अब जरा इसको पढ़ते हैं। हमारे पास एक ईआरपी सॉफ्टवेयर मौजूद है, ईआरपी नहीं है शायद, वो दूसरा सॉफ्टवेयर है भाई, जो भी है सॉफ्टवेयर मौजूद है अकाउंटिंग का कोई, उसके बारे में वो कह रहा है कि इस सॉफ्टवेयर को हमने फारिग करने का सोचा है और नया ईआरपी सॉफ्टवेयर हमने खरीद कर इस्तेमाल करने का सोचा है।
कल मैंने बात शुरू ही की थी तो 2-3 आवाज़ें आई थी, एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंज। मैंने कहा यार इंट्रो से पढ़ाना सिखाया हुआ है आप लोगों को, हर उस्ताद ये कहता आया है कि एक्सचेंज खाम खा नहीं, आप उसी दुकान पे जाकर एसेट बेचें और वहीं पर एक नया खरीद लें, तब भी वो एक्सचेंज नहीं बन जाता। एक्सचेंज सिर्फ उस सूरत में बनती है ट्रांजैक्शन जब उस ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस हो। क्या मतलब? एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है आपका पुराना एसेट दुकानदार ने रखा और नए की प्राइस को कुछ एडजस्ट किया, यानी पुराने की कोई कीमत दुकानदार ने लगा के एडजस्ट की नए की कीमत को, तो ये जो पुराने की कीमत लगाकर नए में एडजस्ट किया, ये पुराने की कीमत को कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस। जब तक सवाल के अंदर ये ना आए ट्रांजैक्शन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं बनती। तो कल हमने यही डिसाइड किया था इस पॉइंट के अंदर भी कि ये एक पुराना एसेट जा रहा है, नया एसेट आ रहा है, पुराने का सिंपल डिस्पोजल है, नए का सिंपल एडिशन है। ठीक है, इसको आपने ट्राई किया होगा होपफुली। ठीक है, यकम अगस्त 15 हमारा साल शुरू हुआ है यकम जुलाई 15 को। जुलाई का महीना गुजर गया और यकम अगस्त को एग्रीमेंट किया। जिस दिन एग्रीमेंट किया उसी दिन हम एसेट रिकॉर्ड कर लें। एग्रीमेंट के दिन कभी भी एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, बस वो बता रहा है। यकम अगस्त को हमने एग्रीमेंट किया टू एक्वायर ERP सॉफ्टवेयर, खरीदना है हमने, विच वुड रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो पुराना है उसको रिप्लेस करेगा। बता भी रहा सवाल में रिप्लेस की ट्रांजैक्शन है। एनीवेज, रिप्लेस के लफ्ज से कभी ना एक्सचेंज के लफ्ज से आपने कभी कंफ्यूज होना है ना रिप्लेस के। हम एक्सचेंज रिप्लेस को देखकर नहीं डिसाइड करेंगे, हम तो एक्सचेंज अलाउंस से ट्रेड अलाउंस को देखकर, जिस ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड अलाउंस होगा उसको हम एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन कहेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको हम सिंपल, पुराने को सिंपल एडिशन, नए को सिंपल, पुराने को सिंपल डिस्पोजल, नए को सिंपल एडिशन लेंगे। ठीक है, ओके सोके। AIAL incurred following expenditure in respect of ERP software. परचेज प्राइस इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स। मैंने कहा अज्यूम करो नॉन रिफंडेबल। क्यों कहा था? ताकि कुछ करना ना पड़े, आसानी थी इसमें। क्यों? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, रिफंडेबल एडजस्टेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, IAS 16 के लिए इंट्रो में भी पढ़ा, FR 1 में भी पढ़ा, फिर बताया जा रहा है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल अगर अज्यूम कर लें तो अगर इसमें पड़ा है तो पड़ा रहने दो, आसानी ये थी। रिफंडेबल अज्यूम करते तो निकालना पड़ता, इसलिए वो जब करना है ना सवाल पूरा करने के बाद वो भी अज्यूम कर लेंगे, सिर्फ एक एंट्री बदलनी है ना एडिशन वाली, वो भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने कहा था अज्यूम करो कि ये क्या है, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, एसिडी कॉस्ट में ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, ना 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 ना, ये एक्सपेंस आउट होगी। क्यों? क्योंकि स्टाफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये IAS 38 के अंदर सबसे अहम बात है। ये शायद मैंने FR 1 में बच्चों से जिक्र कर दी थी, लेकिन कोई मसला नहीं, जिनके साथ नहीं हुई वहाँ उनके साथ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। ठीक है ना, आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, आप कहो जी हमने ट्रेन किया है, इतने पैसे खर्च किए हैं, 5 साल तक हमने इसको अपने पास रखना है, 5 साल हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो कहने वाले ने कहा इसको आप रोक नहीं सकते हैं, ये चला गया तो आपने ट्रेन किया, ये चला गया तो कहने वाले को आपने कहा भाई साहब हमने ना एक एग्रीमेंट, एक बॉन्ड साइन करवा लिया है, हमने इससे कहा है कि अगर तुम 5 साल से पहले छोड़ के गए तो तुम्हें इतने लाख रुपए हमें देकर जाने पड़ेंगे। तो कहने वाले ने फिर आपको कहा कि भाई साहब वो जाने वाले ने फिर भी चले जाना है, जो पैसे देने हैं वो आपको दे के चला जाएगा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय को ट्रेन कर दें और वो अगले दिन छोड़ के चला जाए, कौन रोक सकता है? आपको जी बॉन्ड साइन करवाया है, उन्होंने कहा जिसके पास जा रहा है उसने पैसे उसको दे देने हैं कि यार ये पकड़ो पैसे, तुमने क्या लिखा है एग्रीमेंट में, छोड़ के तुमने पैसे नहीं पड़े, ये पकड़ो पैसे, मैं जा रहा हूँ। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग को कभी भी एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ठीक है ना। कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो वही है जैसे प्लांट की इंस्टॉलेशन होती थी। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे। अब एसेट की कॉस्ट में क्या जाएगा, 115 जमा 5, 120। 120 की एंट्री क्या होगी? हाँ, एसेट डेबिट जो भी होगा नाम लिख लेंगे, और कैश क्रेडिट। और इस 2 की एंट्री भी होनी तो है, लेकिन हमारे सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। इस 2 की एंट्री होगी ट्रेनिंग एक्सपेंस, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट, तो हमारे सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है। बहरहाल एंट्री तो इसकी बनती है। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट होगा 120 से, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होगा 2 से।
लेकिन हमने सिर्फ अपने सवाल में यूज करना है 120 को। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नोट बनाना है, पीपीई का नोट जैसे बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले एक्सपेंसेस इनकम्स नहीं आते थे, ऐसे ही इंटेंजिबल का नोट बनाते हुए ये एक्सपेंस हमारे इस नोट में बैलेंस शीट आइटम बन रहा है ना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आप लिखनी है तो लिख लें, अपने यहाँ पर लिख लें आप, ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, 2 रुपये से ये एंट्री करनी है। ये एंट्री 2 रुपये की जो है आपके सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल नए आने वाले का एडिशन। नए आने वाले के एडिशन के बारे में आपको कहा था, यहाँ पे मैंने कुछ बनाया था, याद है? एडिशन, एडिशन ऑफ न्यू। ठीक है जी, ERP सॉफ्टवेयर ही कर दें, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर, ऊपर सॉफ्टवेयर ही लिखा होता ना सवाल के अंदर। हाँ, तो सॉफ्टवेयर की हेडिंग बनी होगी ना, ERP सॉफ्टवेयर ही है ना, तो सॉफ्टवेयर डेबिट और कैश क्रेडिट 120 से। ये 120 कैसे बना? 115 प्लस 5 से। 115 को क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि हमने कहा जो इसके अंदर नॉन रिफंडेबल, जो इसके अंदर टैक्स पड़ा है वो नॉन रिफंडेबल है, तुमने कहा पड़ा रहने दो। 5 इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, ऐड कर दिया, 2 हमने इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया। अब चलो आसान काम तो पहले कर लेना। अब ये जो आ गया है सॉफ्टवेयर, इसको हमने एमोर्टाइज भी तो करना है, तो हम इसको एमोर्टाइज करेंगे 1 अगस्त 15 से, जिस दिन से एग्रीमेंट किया था उस दिन से एमोर्टाइज कर, जिस दिन से यूज होना शुरू करेंगे। अब ERP सॉफ्टवेयर के बारे में वो कह रहा है इट हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल। ये नए वाले सॉफ्टवेयर की लाइफ है जिसको एमोर्टाइजेशन में यूज़ करना है। हाउएवर IEL एक्सपेक्ट्स टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 10। ये बात भी इत्तेफाक से कल परसों हुई है। ठीक है, कि असल लाइफ कुछ हो सकती है एसिड की, उसको इकोनॉमिक लाइफ कहा जाता है, लेकिन अगर यूजफुल लाइफ अलग से दे दे अकाउंटिंग के अंदर, हमारे लिए रेलेवेंट होती है यूजफुल लाइफ। कहते हैं चाहे ये 15 साल फायदा देने वाली चीज है, पर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 10 साल इस्तेमाल करने की नीयत कर रखी है, तो यूजफुल लाइफ 10 साल है। एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन के लिए रेलेवेंट 10 साल है, 15 साल को इग्नोर करेंगे। कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन है बेटा, ये 15 साल में एमोर्टाइज कर दिया, 15 साल में एमोर्टाइज नहीं करना। ये बात इंपॉर्टेंट है। 15 साल हो पड़ी उसकी जिंदगी, हमें इससे क्या? गाड़ी एक बनाई, गाड़ी बनाने वाले ने उसने कहा 50 साल कहीं नहीं जाने लगी, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हमने 5 साल ही इस्तेमाल करनी है, 50 साल हमारे, हमें 50 साल से क्या लगे। तो यूजफुल लाइफ 5 साल, डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग में 5 साल रेलेवेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर सवाल में दोनों दे दे तो इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर करना है, यूजफुल लाइफ को यूज़ करना है फॉर द पर्पज ऑफ एमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन। और अगर सिर्फ लाइफ लिख दे तो अज्यूम करेंगे यही यूजफुल लाइफ है। इकोनॉमिक लाइफ लिख दे, यूजफुल लाइफ दे ना सवाल में, तो इकोनॉमिक लाइफ को ही यूजफुल लाइफ अज्यूम कर लेंगे। मसला सिर्फ तब आएगा जब दोनों लाइफ से सवाल के अंदर अलग अलग दे दे। अगर सवाल में दोनों लाइफ दे दे तो फिर इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर करना, यूजफुल लाइफ को कंसिडर करना। ठीक है, तो इसलिए लाल वाला मार्कर निकला और उसने 15 साल को किया काटा वाटा और 10 साल को कर लिया एन सर्कल। कहोगे सर्कल तो लगाया नहीं, डिब्बा बनाया हुआ आपने। अच्छा, एनीवेज, तो अमोर्टाइजेशन के लिए क्या यूज करोगे? 10 साल। The existing accounting software has become redundant and is of no use for the company। यानी कि कोई 1 रुपया नहीं मिला। राइट क्लिक किया और अनइंस्टॉल कर दिया, जाता हुआ नजर भी नहीं आया। पहले दिन ही बताया था इंटेंजिबल, जाते हुए तभी तो इंटेंजिबल कहा था। अच्छा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नया वाला किस दिन यूज होना शुरू हुआ? हाँ, मिल गया मुझे भी मिल गया जी। 1 अगस्त को एंटर किया एग्रीमेंट और द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 16। ठीक है, तो 1 अप्रैल 16 से ऑनवर्ड्स नया चल रहा है, तो इसी दिन तक जाहिर है हमने रिकॉर्डिंग तो करनी थी, 31 मार्च तक पिछले को चला के लाना है हमने। ठीक है, तो नए की एमोर्टाइजेशन होगी अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ठीक है जी, 120 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10। 1 साल की एमोर्टाइजेशन आ गई 3/12। कितना आ गया? 3 और 3। लेकिन याद रखना, नोट बनाते हुए सिर्फ एक ये एमोर्टाइजेशन नहीं होनी,
पिछले 9 महीने पुराने वाले ने अमोर्टाइज होना है, फॉर द ईयर एक्सपेंस तो उसका भी आएगा ना, ठीक है। बहरहाल अभी कौन सा हम नोट बना रहे हैं, ये तो सिर्फ डिस्कशन है, पर्चे वाला सवाल करते हुए ये एंट्रीज नहीं करेंगे, वहाँ छोटी छोटी वर्किंग्स करेंगे, सवाल हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब पुराने वाले को डिस्पोज भी कर लिया जाए, क्या ख्याल है? तो सही तो था। अच्छा जी, अब देखो नया वाला पहले आया है फिर अमोर्टाइज हुआ है, मैंने तरतीब यही लिखी थी कल आपके लिए, ठीक है। पुराने वाले ने पहले अमोर्टाइज होना है और फिर चले जाना है, ठीक है ना। उसकी ज़िंदगी में पहले वाला इवेंट पहले 9 महीने के अमोर्टाइजेशन है, फिर 9वें महीने के आखिरी दिन उसका डिस्पोजल है, और नए वाले का पहले 10वें महीने के पहले दिन का आना है और फिर 10वां 11वां 12वां 3 महीने उसके अमोर्टाइजेशन का, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं इसको अमोर्टाइज, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। जी, अब पुराने वाला जो है उसकी कुछ बातें जो हैं, यार वैसे थोड़ी सी वर्किंग के लिए जगह चाहिए ही सही, चलो इसको ले आते हैं नीचे, बार बार कौन लिखे जी। अब ज़रा ढूंढते हैं कुछ चीज़ें। पुराने वाले सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 80 मिलियन, और सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन सा मेथड है, लाइफ सिर्फ गिवन है, लाइफ भी नहीं गिवन, लाइफ कहाँ गिवन है, ये छुपा हुआ था ज़रा गोल दायरे के नीचे 5, ठीक है। लाइफ हमारी पुराने वाले एसेट की 5 साल है, ठीक है। कहीं कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह भी गिवन, ये रेजिडुअल वैल्यू की अलग बहस है, इंटेंजिबल के केस में वक्त आने पे पढ़ाया जाएगा, थेरी छोटी मोटे पॉइंट्स वो पेंडिंग है, पता है, अब काम तो सारा कर लें पहले, ठीक है। अच्छा, अब 80 रुपये इसकी कॉस्ट है, लाइफ है इसकी 5 साल, 80/8 करो, सॉरी 80/5 करो 16, यानी कि ये जो 48 की एक्यूमुलेशन आ रही है, 3 साल इसकी ज़िंदगी गुजर चुके थे और फिर हम डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई वैसे ही कर दिया मैंने, ज़रूरत कोई नहीं थी। सिंपल इंट्रो वाले डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं पहले, और फिर सिंपल इंट्रो वाली ही डिस्पोजल की एंट्री कर लेते हैं, बस। फिक्स एसेट जो है वो पीपीई नहीं है हमारा, वो इंटेंजिबल है, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो किधर गया, अमोर्टाइज कर लेते हैं इसको, 80 डिवाइडेड बाय 5, ये ऐसे आएगी 1 साल की अमोर्टाइजेशन इनटू, ये पूरी ज़िंदगी की नहीं है, सिर्फ फॉर द ईयर एक्सपेंस है, 9/12 जी, 12 रुपये। अब इधर देखो ज़रा, ये मैं कह रहा था कि अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 12 भी है और 3 भी है, यानी जब नोट के अंदर आपने, ये तो एक्सपेंस चला गया ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, नोट के अंदर तो आपका एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन वाला इम्पैक्ट आ रहा होता है ना, तो उसके अंदर ये 12 भी जाएगा और ये 3 भी जाएगा, यानी एक ही फिगर आएगी टोटल 15। लेकिन एंट्रियां वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे तो हमने बस एक छोटा सा पॉइंट बनाना है, ए बी सी, छोटी सी वर्किंग को बी सी को जो भी हुआ सी वर्किंग लिखकर आगे हम लिखेंगे 12 जमा 3, बस दैट्स इट, ठीक है। चलें आगे, चलो। अच्छा जी, अब पुराने को डिस्पोज भी कर लेते हैं। पुराने का डिस्पोजल है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं बोल डेप्रिसिएशन ही रहा हूँ जान के, मैं नाम नहीं है ताकि आपको कुछ नया ना लगे ना, ठीक है। फिर कैश और फिर हाँ एसेट, जी एसेट की कॉस्ट है 80, पूरे की पूरी कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद सारी ज़िंदगी की इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्ट दोबारा निकालने ना बैठ जाना, क्यों, 48 ओपनिंग मौजूद है, ये जो ओपनिंग पड़ा है साल के पहले दिन तक ये बैलेंस है, इस साल के अमोर्टाइजेशन 12 निकाल चुके हैं ये ऊपर वाले स्टेप में। तो यहाँ पर मैं यहाँ छोटी सी वर्किंग आपको समझाने के लिए कर देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा से लाइफ निकाल के सब कुछ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। साल के पहले दिन तक 48 रुपये अमोर्टाइज हो चुका था, इस साल में 12 रुपये ये ऊपर अमोर्टाइज हुआ, तो टोटल 60 रुपये। फिर वो कह रहा है कोई यूज़ नहीं था, हमने उसको क्या कर दिया, अल्फाज बोलो, अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, कोई इस्तेमाल नहीं था, हमने उसको एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब होता है बस उसको इस्तेमाल करना रोक दिया, राइट क्लिक किया और अनइंस्टॉल कर दिया। कोई पैसे वैसे नहीं आए, कहीं पे किसी ने नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब कैश क्या है, कैश 0 है। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बल्कि यूँ लिख लें बेहतर है ज़्यादा, वैसे इस फिगर ने हमारे सवाल में यूज़ नहीं होना,
क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, लेकिन लिख तो लें चलें। हम कहते हैं जी हमें आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल। अब वो अलग बात है कि लॉस ऑन डिस्पोजल ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है। बहरहाल फिलहाल तो हमने इसको बैलेंसिंग निकाल लिया 20 रुपीज़ और ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब किसी ने तस्वीर बनानी हो तो बेशक बना लें, लेकिन पहले बात ज़रूर सुन लें। नोट बनाते हुए हमने ये सारी तफसीलात नहीं करनी। नोट तो पर्चे में ऐसे ऐसे बनाना है। सॉफ्टवेयर का कॉलम होगा, ओपनिंग में 80 पड़ा होगा, कॉस्ट वाली साइड पे भी बनाते हैं, ठीक है, नीचे डिस्पोजल में 80 माइनस हो जाएगा और एडिशन में 120 आ जाएगा, बस कहानी ख़त्म, ठीक है। अमोर्टाइजेशन वाली साइड पे जाएंगे, ओपनिंग में 48 पड़ा होगा, 12 जमा 3 15 फॉर द ईयर में आएगा और 60 माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। इतना सा नोट है बस इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, सही है ना। अभी बनाते हैं नोट, ऐसे 2 मिनट में बढ़ना जी। क्या तस्वीर बनानी है, फोटोग्राफर। अच्छा, वैसे ना मेरे दिल में एक छोटी सी बात ये आ रही है, क्योंकि हम एंट्रीज कर रहे हैं ना, तो ये ना बाद में बच्चे इसको रेकनसाइल कर रहे हो कि जी ये समझ नहीं आई बात, ये तो 120 ही था, पूरी चीज़ समझ नहीं आई। तो पूरी बात ऐसे थी जैसे आपको कल सिखाया था कि कैश कितना गया है, टोटल कैश कितना गया है। ओ आजा यार, टोटल कैश कितना गया है, 115 जमा 5 जमा 2 122। एंट्री कर देना, वो एंट्री सामने नहीं होगी ना, आप बाद में बैठे ढूंढ रहे होगे कि सर ने एंट्री तो सारी कराई थी और नोट में रेलेवेंट चीज़ें ले गए थे, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पूरी नहीं। एंट्री पूरी कर लेते हैं, सिर्फ एक चीज़ ही ऐड करनी है ना थोड़ी सी, ऐसे ही ख्याल आ गया मुझे। ये 122 है, सॉफ्टवेयर में 120 गया, बाकी ट्रेनिंग एक्सपेंस है। जैसे इधर लॉस ऑन डिस्पोजल को लिफ्ट नहीं कराएंगे नोट बनाते हुए 20 के, इसी तरह से यहाँ पर 2 रुपए के ट्रेनिंग एक्सपेंस को भी हम लिफ्ट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे। यानी सवाल करते हुए नोट बनाते हुए हमने 120 ही लेना है, पर मैंने कहा चलो ज़रा बात पूरी हो जाए। अब ट्रांजैक्शन के अंदर कोई ऐसी फिगर नहीं है जिसकी एंट्री ना हुई हो। हाँ, रेलेवेंस नहीं है इन सारी बातों की, ये तो सिर्फ डिस्कशन के लिए, आपका दिमाग ज़रा खुल जाए, सारी कहानी सामने हो। नोट बनाने के लिए तो 1 मिनट में बना लेंगे, ठीक है, सही है। चलें आगे। हाँ भी हाइब्रिड वालों चलें आगे। ओके सर, हमने तो पुराने वाली पिक्चर बना ली थी, नई ना बनाओ, घर जाके इसको नया कर लेना खुद ही। अच्छा जी, हो गए जी 2 पॉइंट्स, यानी कि पहले 3 पॉइंट्स हो गए ना। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4 ज़रा पढ़ें और दिमाग में जवाब बनाएं, मुझे कोई ना जवाब दे। आसान है ना अकाउंटिंग, हमेशा एक ही चीज़ हमें आसान लगती है ISCA में, अकाउंटिंग बस। अब ये ना कहना पेपर मुश्किल होता है, हाँ पेपर उसके लिए मुश्किल होता है जो FAR 2 का पेपर ज़रूर मुश्किल होगा, जो रोज़ का काम रोज़ नहीं करेगा, क्योंकि महीने बाद उसे कहना है वो जो स्टार्ट में पढ़ा था इंटेंजिबल, वो क्या था। सर ने अमोर्टाइजेशन की बात की थी, कोई शॉर्टर वाटर की बात की थी, पता नहीं शॉर्टर ऑफ ये और वो, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हाँ अभी मैंने कल अभी करनी है ना, पहले की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ महीने बाद आप लोग ये सोचेंगे, महीने बाद आप ये सोचेंगे लीज के अंदर लेसर की एंट्री ये थी, लेसी की नहीं, लेसी की ये थी, लेसर की ये थी, 2 महीने बाद ये सोच रहे होंगे। नहीं तो आप लोग करेंगे ऐसे तो फिर अल्लाह तो कर देंगे ना इस तरह से। रोज़ का काम रोज़ करो, ओके। और हफ्ते के एंड पे क्या करना है, फिलहाल नहीं, 1 टॉपिक 2 टॉपिक होने तो फिर बताऊंगा हर हफ्ते के एंड पे क्या किया करोगे, ठीक है। During the year ended 30 June 16, IAL spent 10 million on development of a new brand. Useful life of brand is estimated as 10 year. Simple brand आ गया हमारे पास, 10 मिलियन से ब्रांड डेबिट कैश क्रेडिट और फिर अमोर्टाइजेशन कर देंगे। खुदा का खौफ करें, डेवलपमेंट। ये आई कैप ने लाइफ इसीलिए दी थी कि आप लोग ये चवल मारें, लाइफ देख के पागल हो गए। ऊपर ये नहीं देखा कि परचेज किया है ब्रांड, ये डेवलप किया है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, गुडविल, मस्ट हैव, कॉपीराइट, कस्टमर लिस्ट, ये 5 इंटेंजिबल हैं ही नहीं, ये बैलेंस शीट में आने के काबिल ही नहीं है, बल्कि तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं पड़े होंगे।
आप कहोगे सर स्पेंड 10 मिलियन कह रहे हैं वो, भाई कहते हैं वो, हम कहेंगे नहीं, वो प्रूव नहीं कर सकते, छोड़ो बस। डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांड ये इंटरनली जनरेटेड होता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट को अंडरलाइन करें। अगर उसने कॉस्ट देने वाली बेवकूफ़ी कर ही दी है तो आपको परेशान करने के लिए दी थी, और मजीद आप ये बेवकूफ़ी करें, साथ लाइफ भी उसने दे दी। तो जिन जिन ने इस अटेम्प्ट में ऐड करके एमोटाइज किया होगा, उनके आई कैप ने जिन निकाले होंगे, ठीक है ना। गलती थी ये। डेवलपमेंट को अंडरलाइन करें। तेरे जिन कड्डा वाली बात, ये क्या है? इंटरनली डेवलपमेंट का मतलब यही होता है ना, इंटरनली जनरेटेड। तो अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो, अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो तो ये तो इंटेंजिबल है ही नहीं। इसको हमने अपने सवाल में कहीं पे भी यूज़ नहीं करना था। लाइफ देने की तो वजह मज़ीद कान फ्यूज़ करने थे आपके, जो कि हो गए। कितने किस के कान घर में फ्यूज़ हुए थे? 1 2 3 4 5 6। हाँ, हाइब्रिड वालों में 7। कोई नहीं है हाइब्रिड वालों में। हाइब्रिड वाले कह रहे हैं, पढ़ने वाले सारे बच्चे माशाल्लाह सब लायक बच्चे, मेरी तरह कोई भी नहीं है उधर। चले, तो बहरहाल ये 8-10 बच्चे तो वहाँ जिन्होंने मान लिया इस बात को। बाकी को 8-10 ऐसे हैं जो शर्म से चुप बैठे हैं, और ज़्यादा बच्चे वो हैं जिन्होंने इस एडजस्टमेंट को घर पे पढ़ा ही नहीं था। तो कहने का मकसद, मेरा सवाल गलत था, मुझे यूं पूछना चाहिए था किस किस को ये बात सही समझ आ गई थी घर, वो हाथ खड़ा करें। अब देख लें 10 बच्चे भी नहीं है टोटल क्लास में। तो असल कहानी ये थी कि 10 को मसला आया, 20 को मसला आया, 10 ने बताया, 10 ने बताया नहीं। 10 बच्चों ने सवाल किया, उसको उनको समझ आ गई, बाकियों ने तो सवाल को देखा, उनका सर ने कहा था कल करवाना है, सारी करवाएंगे। हम क्यों करें, हम क्यों करें? फीस नहीं दी, फीस नहीं दी हुई हमने, कराएंगे खुद ही। हद हो गई यार। भाई समझ आ गई है? इसके साथ लिख लें, एन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड इज नॉट एन इंटेंजिबल, देयरफॉर दिस एडजस्टमेंट शैल बी इग्नोर्ड। ठीक है? जरा 7 वाले से देख ले यार। अच्छा जी, थोड़ी सी इंट्रो की रिवीजन का दिल कर रहा है। तैयार हैं? सवाल बाद में लिख लेंगे, पहले सवाल बना लेते हैं। ₹120 का एक एसिड खरीदा हमने, $125 कर लें, वैसे राउंड कर, बाद में कैलकुलेशन, चलो बाद में खराब तो फिर भी हो ही जानी। ₹125 का हमने एक एसिड खरीदा। इंट्रो में भी ये बात पढ़ी थी, FAR 1 में भी पढ़ी थी, अब FAR 2 में भी पढ़ रहे हैं। लाइफ इसकी थी 5 साल। 1 2 3 4 5। हर साल इसने एमोर्टाइज होना था, सॉरी डेप्रीशिएट होना था। इंट्रो में तो एमोर्टाइज का पता ही नहीं था, ठीक है। तो 125/5 कितना होता है? तो 25 25 25 25 और 25, ₹10 ₹10 10। अच्छा, तीसरे साल के एंड पे खड़े थे, दूसरे साल के एंड पे खड़े थे, ज़्यादा आगे निकल जाएगी बात, ठीक है। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं 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 नहीं, अब इस एसेट की लाइफ 3 साल नहीं बच गई, सिर्फ 2 साल बच गई है। चेंज इन एस्टीमेट याद आया? वो रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट, अब डेट्स भी लिखी रहते हैं। 1 जनवरी 2010 को हमने ये एसेट ख़रीदा था। 10 11 12 13 14, ये 5 साल इसकी ज़िंदगी थी। दूसरे साल के एंड पे यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आप लोग खड़े हैं आगे फारेसिस के अंदर छुपे हुए, ठीक है। यहाँ पे खड़े होकर आपको नहीं,
ये तीसरे साल का स्टार्ट कर लें। वैसे तो FR 1 के अंदर उसूल पढ़ाए हुए हैं, लेकिन 2 साल तो कम से कम हो। 2 साल गुजर गए, तीसरे साल के पहले दिन खड़े होकर आपको ये अंदाज़ा हुआ, सबसे सिंपल वाला केस, तीसरे साल के पहले दिन खड़े होकर आपको अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त इसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल नहीं 2 साल रह गई है। ठीक है। अच्छा, ये बात दोनों तरह से लिखी हो सकती है पर्चे में, या वो सवाल में यूँ लिख दे कि ऑन यकम जनवरी 12 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज़ ओनली 4 ईयर्स, मतलब 2 रह गई, 2 गुजर गई। या वो यूं लिख दे ऑन यकम जनवरी 12 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 2 ईयर्स। दोनों तरह से बात लिखी हो सकती है। अभी सवाल तो लिखवाना है ना, तो जो आप कहोगे मैं वो वाला लिखवा दूंगा। सवाल अभी लिख लेते हैं, ठीक है ना, सवाल बन तो जाए। तो अब पहले हमने सोचा था 5 साल ये एसेट चलेगा, ठीक है, तो हमने 25-25 करके डेप्रीशिएट करना था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद पता ये चला कि इसकी लाइफ में चेंज आ गया तीसरे साल के पहले दिन। तो जब लाइफ में चेंज आ जाए तो फिर डेप्रीसिएशन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आप 25-25 ही डेप्रीशिएट करते जाएं, मिसाल के तौर पे रिमेनिंग लाइफ रह गई है अब सिर्फ 2 साल, तो 50 और 50 125 वाली चीज़ लाइफ एंड हो जाएगी, सिर्फ 100 ही डेप्रीशिएट हुई होगी। अब लाइफ खत्म हो गई है, कॉस्ट अभी भी डेप्रीशिएट होने से रहती है, तो मतलब वो पुरानी 25-25 वाली डेप्शन से काम नहीं चलेगा। तो फिर इंट्रो के अंदर ही एक उसूल हमने बनाया था कि जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आ जाए उस दिन खड़े होकर WDV को पकड़ते हैं और उसको डिवाइड करते हैं रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, तो WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट है हमारी 100, हमारी है 75, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये 75 हमारी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन यकम जनवरी 2012 एज्यूम किया मैंने, डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट है। तो अब डेप्रीसिएशन पर्पस के लिए ये 75 ने यूज़ होना है और डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि अगर आप टोटल पे करें या जिस पे भी करें आपका ये एसेट ख़त्म नहीं हो पाएगा, आपको रिमेनिंग लाइफ पे ही मजबूरन इसको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 75/2 कितना बनता है? 30। तो हमारी अमोर्टाइजेशन आ गई 37.5 और 37.5, और इधर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारे एसेट की लाइफ में से ही निकल गया ये साल। ठीक है, इसको हम क्या कहा करते थे? चेंज इन एस्टीमेट। ये क्या है जी? चेंज इन एस्टीमेट। तो इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन लिखें, छोटी सी एग्जांपल बना लें जल्दी से, फिर ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखें, मैं क्यों लिखूँ, आप लिखें, मैंने थोड़ी पेपर देना है। लिखें, वी परचेज एन एसेट ऑन यकम जनवरी 10 कॉस्टिंग 125। वी परचेज एन एसेट, बाद में हेडिंग दे लेना, रिवीजन ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा, वी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 125 ऑन यकम जनवरी 10 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। मैं फिर बोलता हूँ, टेंशन ना लें, एक दूसरे की शक्लें ना देखा करें, शक्लें ना बनाया करें। ऑन यकम जनवरी 10 we purchased an asset costing 125 million, मिलियन रहने दो, 125, costing 125 million having, अच्छा ये ज़्यादा स्लो से, मैं देखो ना रट्टा भूल गया मुझे, मैं दोबारा से पढ़ने दें। we purchased an asset कॉस्टिंग 125 ऑन यकम जनवरी 10 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। 5 ईयर्स। आपने 10 क्यों लिखा हुआ बेटा? मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने, मैं नकल कर रहा था। वो रट्टा पिछली बार वाला चेंज होता है ना जुमला, बच्चे फिर परेशान हो रहे होते हैं कि जुमला चेंज हो गया, हालांकि बात वही अलग तरीके से बोल दी जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए वो पहले टेबल पे बैठे हुए बच्चे का मैं देख लेता हूँ क्या लिखवाया था। अच्छा, इसलिए ध्यान से लिखा करें जी। आगे लिखें, ऑन यकम जनवरी 12 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 2 ईयर्स। ऑन यकम जनवरी 12 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 2 ईयर्स। यूं भी लिखा हो सकता है, दूसरा ना लिखे, सिर्फ बोल रहा हूँ, यूं भी लिखा हो सकता था कि ऑन यकम जनवरी 12 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज़ ओनली 4 ईयर्स। अब अगर टोटल लाइफ 4 ईयर्स है इस दिन खड़े होकर, तो 2 गुजर गए तो 2 ही रिमेनिंग है ना, ऐसी सूरत में आपको रिमेनिंग खुद निकालना पड़ता। ठीक है,
बहरहाल सवाल ख़त्म, जवाब शुरू और जवाब भी ख़त्म, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें बस। क्या मतलब, हम अगर 12 वाले साल में खड़े हैं, सॉरी एक मिनट, हम अगर 12 वाले साल में खड़े हैं तो हम 25 रुपये डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। अब इस सवाल से रेलेवेंस कितनी हुआ है बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम 12 के साल में खड़े हैं और 12 के साल में खड़े होकर एस्टीमेट में चेंज आ गया तो हम 12 के साल में 25 की बजाय 37.5 रुपये डेप्रिशिएट करेंगे एसेट को, ठीक है। अज्यूम करेंगे पहला दिन। ये आप FR1 वाली बातें ना इधर पूछो। वैसे मैंने तो पढ़ाया हुआ है, बच्चों ने सब नहीं पढ़ा होगा, सब उस्तादों ने पढ़ाया होगा। लिख दे ऑन 1 जनवरी 12, ये सिर्फ ज़बानी सुनो, ये सवाल में लिख दिया उसने 1 जनवरी 12, तो ये तो है ही 1 जनवरी 12 के साल में खड़े हैं। उसने लिख दिया ड्यूरिंग 12, अज्यूम करेंगे 1 जनवरी 12। उसने लिख दिया 31 दिसंबर 12, अज्यूम करेंगे 1 जनवरी 12। और उसूल ये होता है कि चेंज इन एस्टीमेट को हमने हमेशा जिस साल में आ रहा है ना उस साल के पहले दिन से इफेक्टिव लेना है। अब चाहे सवाल के अंदर वो लिख भी साल का पहला दिन दे, चाहे ड्यूरिंग लिखे, चाहे जिस साल में खड़े हैं उस साल का आखिरी दिन लिख दे, हमने उसको इफेक्टिव हमेशा साल के पहले दिन से ही करना है, ठीक है। ये उसूल लिखना है तो लिख लें बेशक, अब लिखा हुआ है तो फिर ठीक है। कब लिखवाया मैंने? R1 नहीं, इस दफ़ा की बात कर रहा हूँ, R1 में जी, ठीक है। समझ तो आ गई ना बात, चलें बस, ठीक है, होगी कहानी खत्म। बस अब सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल ज़रा अब एडजस्टमेंट पढ़नी थी तो उसके लिए रिवाइज करवा रहा था मैं, ठीक है। अगर हम 12 के साल में खड़े हैं और एस्टीमेट चेंज हो गया है तो हमारे लिए रेलेवेंट डेप्रिसिएशन जो हमने नोट में लिखनी हो, अगर इसका नोट बना रहे हो साल का, तो हम 37.5 लेंगे ना कि 25। क्लियर है ये बात? चलो छोड़ो, अब दफ़ा करो, आओ हमारी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पता नहीं किस तरफ चल दिया था। तस्वीर बनानी है, तस्वीरें बनाते हो, शर्म नहीं आती? जल्दी बनाओ। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ें। अब टाइम कितना रहता है? नोट भी बनाना है अभी, और जाने दो 25 मिनट। नहीं, सही वाला टाइम बताओ। हाँ, फिर तो इसका मतलब आपकी अगली क्लास कोई भी नहीं होनी। हाँ, तो जुम्मा तो 1:30 बजे होता है यहाँ पे, टेंशन ना लो तुम, चुप करके बैठे रहो। मैंने जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है। यानी जुम्मे वाले दिन, आज तक हमारी क्लास छोटी हुआ करती थी, इस दफ़ा हमारी क्लास हर जुमे को थोड़ी ज़्यादा हुआ करेगी। जी बेटा, वो जुमे के बाद होगी। नहीं, 12:30 से नहीं हो सकती वो, आपसे सर आज डिस्कस करेंगे कि कैसे बढ़ाया जाए जुमेरात को। मैंने अपना टाइम नहीं कम करना, आपका टाइम जो देखो, मैं हर दफ़ा पढ़ाता हूँ। अभी मेरी जो भी अगला बैच अगर लगता है मिसाल के तौर पे, वो फिर जुमे में आ जाएगा ना, तो जुमे वाले दिन वो क्लास कम होगी, मेरी तो नहीं कम। अच्छा चले, मेरे टाइम तक मुझे पढ़ाने दें, कोई नहीं काम रहेगा। हाँ, द लाइसेंस अपीयरिंग इन IELTS बुक वॉज इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, ठीक है। पता नहीं कितने साल यूज़ करना है। तो जब पता ही नहीं है तो अमोर्टाइज तो हम कर ही नहीं रहे थे। ज़रा चेंज इन एस्टीमेट और तरीके से है, पढ़ो ज़रा ध्यान से, ठीक है। हमें पता ही नहीं है, पिलर के पीछे चुप के ना बैठे, सामने होकर बैठे जी। हमें पता ही नहीं है कि कितनी लाइफ है, तो अमोर्टाइज तो हम कर ही नहीं रहे थे। ये देखें, यहाँ पे हम अमोर्टाइज कर रहे थे 25-25, चेंज इन एस्टीमेट आया तो अमोर्टाइज कर रहे हैं 37.5। सवाल का सिनेरियो ये कह रहा है कि हम अमोर्टाइज कर रहे थे 0, और अब कोई एस्टीमेट में चेंज आएगा तो जो एस्टीमेट बनेगा उस हिसाब से अमोर्टाइज कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं। लाइसेंस अपीयरिंग इन IELTS बुक्स वाज इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। मियां साहब ने इनडेफिनिट पीरियड के लिए दिया था। हाउएवर ऑन 1 जनवरी 16 खान साहब इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेशन अंडर विच एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 10 years, ठीक है। मियां साहब ने दे दिया था लाइसेंस, जाओ निकालो नमक, सारे पाकिस्तान का नमक निकाल के बेच दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लाइसेंस मिला ना। खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुनासिब नहीं है, आप 10 साल के लिए इसको निकालें, उसके बाद फिर दोबारा आएँ, कुछ और पैसे दें, रिन्यू कर दें, या आपसे लेके किसी और को दे देंगे हम, ठीक है। बात समझ आइए कुछ। अब कहानी कुछ ऐसी ही बन रही है। कहानी कैसी बन रही है? कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि मिसाल के तौर पे ये 1 जुलाई 2015 हमारा साल का शुरू है ना, और 30 जून 2016 हमारे साल का एंड बनता है। तो 1 जनवरी 16 तक,
यानी ये पिछले 6 महीने तक हमारे ख्याल में तो अमोर्टाइजेशन थी ही नहीं, मतलब आज से पहले कभी भी नहीं थी, तभी तो अमोर्टाइजेशन ऊपर नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन इस दिन खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अब इस दिन खड़े होकर आपके इंटेंजिबल की लाइफ है 10 साल। मैं यूं कह सकता हूं रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, ठीक है। अब इस दिन से ऑनवर्ड्स लाइफ कितनी है? 10 साल। अब मैं इस साल में इसको अमोर्टाइज करूंगा, ठीक है, लेकिन अब ये खुदारा ना कह देना कि इसको यकम जुलाई पे ले जाएं, तो सादा सी बात है, इस साल में सिर्फ 6 महीने, 10 साल चलना है ना, इसने 10 साल चलना है, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पूरे साल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ, यूं समझेंगे इससे पहले इंटेंजिबल था ही नहीं, है चेंज इन एस्टिमेट जैसी बात ही, क्योंकि एसेट पहले आ रहा है, लेकिन आपको आसानी के लिए कह रहा हूं, यूं समझो पहले इंटेंजिबल था ही नहीं, इसी दिन आया, इस दिन आने के बाद कह रहा है 10 साल इसने चलना है, तो डिवाइड बाय 10 कितने महीने चला, तो 6/12 कर दो, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट की एडिशन की एंट्री कोई नहीं है, इस एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ अमोर्टाइजेशन की एंट्री होगी, और वो अमोर्टाइजेशन की एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, और अमाउंट होगी कितनी है कॉस्ट उसकी 15 का, ये लाइसेंस था 15 का, और इसकी लाइफ अब से है 10 साल, लेकिन इस साल में चला है ये, तो कितना आ गया 0.75, तो पहले भी आया नहीं था कहीं, चलो कोई नहीं, खैर है 2 हो गए, ठीक है, सही हो गया, सवाल खत्म हो गया। छुट्टी कहाँ, अभी नोट बनाएंगे, फिर कुछ और बातें करेंगे, अभी तो आधा घंटा पड़ा है, आपने खुद कहा 10:40 तक क्लास का लीगल टाइम है ना, अच्छा 40 ही हो गया ना, 35-40 में क्या फ़र्क है, हैं जी, एक्सक्यूज्ड। पैंतालीस तक है क्लास जी, ये 5 पॉइंट, तो ये 5th पॉइंट ही था ना, ये 5th पॉइंट ही है। मैंने कहा लाइसेंस तो चला आ रहा था हमारे पास, लेकिन इस दिन से पहले हम इसको अमोर्टाइज कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी लाइफ इंडेफिनेट थी। इस दिन खड़े होकर कह रहे हैं कि लाइफ 10 साल है, तो मैंने कहा आसानी के लिए अज्यूम कर लो, हालांकि एडिशन की एंट्री नहीं करनी है आपने, लाइसेंस मौजूद है, वो कॉस्ट पे की हुई है, आपने पता नहीं कब पे की थी, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा फॉर द पर्पज ऑफ अमोर्टाइजेशन आसानी के लिए अज्यूम कर लो कि इस दिन एक इंटेंजिबल आया, इस दिन इसकी लाइफ है 10 साल, कॉस्ट इसकी पड़ी है हमें 15 मिलियन, 15/10, इस साल कितने महीने चला, 6 महीने, और 6 महीने हम अमोर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आसानी के लिए कहा है, वरना ऐसा है नहीं, असल में तो इंटेंजिबल तो इस दिन भी मौजूद था, लेकिन पहले 6 महीने तक अमोर्टाइजेशन कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, नहीं ना करें आप। चलें जी, नोट का फॉर्मेट बनाएं फिर, अब आप लोगों ने मुझे वापस कर ही दिया, तो मैं 1 मिनट ले लूं ज़रा। हाँ भाई, नोट का फॉर्मेट बनाना है, और हमारे पास एक ब्रांड है, नहीं कुछ ब्रांड्स हैं, अभी भी हैं, नया नहीं आया, डिस्पोज भी नहीं हुआ, लेकिन है तो ओपनिंग में पड़े हैं ब्रांड। सॉफ्टवेयर का भी कॉलम बनना है, लाइसेंस का भी, लाइसेंस का भी कॉलम बनना है, और एक नई चीज़ भी आ गई है, प्रोडक्शन प्रोसेस, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट हुई है उसकी, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस उसका नाम है ना, तो प्रोडक्शन प्रोसेस एक इंटेंजिबल आ गया, तो 4 कॉलम वाला हमारा नोट बनेगा। टोटल रिक्वायर्ड या नहीं रिक्वायर्ड, क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो टोटल का कॉलम बनाएंगे आप लोग घर पे, ओके जी, लाजमी, जब तक टोटल कॉलम खुद ना कहे, मना करे, लाजमी बना दिया करो। अच्छा जी, नाम बताएं बिजनेस का, हाँ पूरा लिखना है, अपने पास होने वाले बच्चों ने IAL नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल, नोट्स टू द इंटेंजिबल नहीं, नोट्स टू द FS नहीं लिखना आपने, ये मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ज़बानी बोल रहा हूँ, लिख लें, ठीक है जी। IAL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड
शुक्र है रीवैल्यूएशन नहीं है। क्या इंटेंजिबल्स में रीवैल्यूएशन होती है? हो सकती है, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अभी नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। नो सर, हाँ मुश्किल बहुत है इसको रिवैल्यू करना, लेकिन होती है। अच्छा जी, नहीं कुछ भी पेंडिंग नहीं किया हमने वो पढ़ा ही नहीं अभी तक, पेंडिंग कुछ नहीं किया होगा। पेंडिंग सारी एफएट को भी पेंडिंग है भाई 4 लेक्चर नहीं हुए। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट सीए मत लिखना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना। पास होने वाले बच्चों को कह रहा हूँ ये सारी बातें, फेल होने वालों की अपनी मर्जी। रुपीज मिलियन बाद में लिखते हैं जी। नंबर कोई नंबर ऐसे ही नंबर 12 नंबर नोट है। इनटांगिबल्स लिख लें, नाम लिखें, किसका नोट है? इंटेंजिबल्स का नोट है, ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं है इसलिए, डिस्पोजल्स और क्लोजिंग बैलेंस। देखो ना, अब नोट बनाना सिर्फ 5 मिनट का ही काम है, क्योंकि सवाल का पोस्टमार्टम तो हो चुका हुआ है, लेकिन बहरहाल नोट भी तो बनाने, रिक्वायरमेंट तो ये है। उसके तो नंबर नहीं मिलने पर्चे में आपको, नंबर तो इसी के मिलने थे, ठीक है। उसके बाद एक्यूम्यूलेटेड amortization, opening balance, amortization expense for the year, डिस्पोज होने वाले एसेट की amortization और क्लोजिंग बैलेंस, और फिर दोनों क्लोजिंग्स का डिफरेंस बुक वैल्यू। कौन कौन से इंटेंजिबल्स हैं हमारे पास? ओके, वेट, ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर्स, लिख भी मैंने, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, प्रोडक्शन प्रोसेस, नया कौन सा जो बनाया है, जिसने 10 मिलियन सेविंग दी थी पर ईयर फॉर 10 ईयर्स, जो 30 मिलियन का बना था, उसकी बात कर रहे हैं। और टोटल कॉलम घर पे बना लेना आप, ठीक है, बनाना ज़रूर, जगह ही बनी छोटी टोटल कॉलम की। टोटल कॉलम अगले सफ़े पे आ गया। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस अगले सफ़े पे चला गया, चलो खैर है, जान दो। जी, मैं ज़रा मुश्किल काम कर लूँ, आप तब तक ओपनिंग बैलेंसेस लिखें। खबरदार को उधर ले जाएं आमिर भाई सवाल की तरफ। हाँ, ओपनिंग बैलेंसेस लिखें, मैं ज़रा थोड़ा सा एक मुश्किल काम कर लूँ। नहीं, स्केल मत दो मुझे। क्या कह रहे हो? ये वक्त क्या कह रहा है दीवाना? क्या कह रहा है लड़का? मुश्किल कहाँ है यार, तुम्हारी तो लगी हुई है लाइनें। ये बता दूं, एक बार लाइनें लग गई ना तो सवाल 5 मिनट में होना है, फिर पहले कर लो जो कर रहा है। चलो डिब्बे कौन बनाए अब। हाँ जी, 30 जून 15 का क्लोजिंग, यानी 1 जुलाई 16 का हमारा ओपनिंग बैलेंस। ब्रांड का 200, सॉफ्टवेयर 80, लाइसेंस 15। देखो भाई मुफ्त के नंबर 200, 80 और 15। ये कोई नहीं था साल के शुरू में, ओपनिंग में पड़ा नहीं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन 40, 48। क्यों नहीं? लाइफ ही इंडेफिनेट थी, वो तो इस साल के अंदर हुकूमत बदली, कानून बदला, वक्त बदला, जज्बात बदले। क्या चेज़ किया है पाकिस्तान ने कल, वैसे अखीर कर दी, टाइम कम है।
FA2 में और ज़्यादा कम हो गया ना टाइम, थोड़ी बात और कम हो सका करेगी। बहरहाल दिल दिल में खुश तो होंगे ना सारे, है ना। अच्छा, उसके बाद इधर भी कुछ नहीं था, ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, ये नंबर मिल गए आपको। किया क्या, सवाल से उठा के फिगर्स लिख ली। उसके बाद लें जी, अब ये पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट करने लगे हैं हम, ठीक है। 20 को तो हमने वैसे ही इग्नोर किया था, ठीक हो गया। रह गया था 45। 45 में से हमने 9 महीनों को नहीं, 6 महीनों को कैपिटलाइज किया था, बाकी एक्सपेंस आउट। सारी एंट्रीज आपने की हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़रा डायरेक्ट काम करें। तो बात हो रही है किसकी, प्रोडक्शन प्रोसेस की। चलो इसके एडिशन में तो मैं वर्किंग ए लिख देता हूँ इसके साथ। अच्छा, वर्किंग्स को ना अलग से बिल्कुल बेहतरीन आपने लेबल करके करना है, ताकि आपका नोट उसके सब नोट्स वर्किंग से मिक्स ना हो, बीच बीच में वर्किंग्स ना हो, ठीक है ना। वर्किंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ नोट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी भी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम ओपन किया करेंगे FA2 में, और ज़्यादा आप देखोगे वर्किंग्स कोई नहीं हुई पड़ी होती, इसलिए वर्किंग्स ज़रा अलग थलग। तो वर्किंग्स की अलग हेडिंग दें, अगले सफ़े पे दे लें। नहीं, सब नोट्स के लिए पेज मत छोड़ो, ठीक है। फिलहाल मेन नोट बना लें जी। ए वर्किंग, सबसे पहली वर्किंग, जब हम सवाल कर रहे होंगे ऊपर ही बस निशानी शुनी अंडरलाइन करके हमें पता लग गया कि हमने सिर्फ सवाल पर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद कि हमने 45 मिलियन में से, ये 9 महीनों के खर्चे में से 6 महीने कैपिटलाइज करना है। तो पर्चे के लिए सिर्फ इतना लिखना था, 45 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6 कितना आता है, ये 30 क्या है, इंटेंजिबल डेबिट, ठीक है। कैश तो ज़्यादा से क्रेडिट हुआ पड़ा था ना, एंट्री करवा दी थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, 30, ठीक है। ये अब एडिशन के सामने मेरे हिसाब से तो है, अब आपके हिसाब से नहीं भी है तो गुजारा करें, ठीक है जी। ये ए ठीक हो गया, ये काम हो गया। कोई इसका डिस्पोजल था नहीं। फिर हमने अगला स्टेप क्या किया था, इस प्रोडक्शन प्रोसेस को कितने महीने, यकम अप्रैल से ऑपरेटिव हो गया ना, अप्रैल मई जून 3 महीनों पे अमोर्टाइज किया था। तो इसका अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर या वर्किंग बी में कर देते हैं हम। तो वर्किंग बी आ गई। एडजस्टमेंट्स की तरतीब से चल रहा हूँ मैं, सवाल की फॉर्मेट की तरतीब से नहीं चल रहा। जैसे हमने एडजस्टमेंट्स की थी, अब पर्चे में भी ऐसे ही कर लिया करें। पर्चे में वैसे आसान से मुश्किल की तरफ चल पड़ा करें, लेकिन सवाल करने से पहले 2 दफ़ा पढ़ना ज़रूरी होता है, लाजमी पढ़ा करें जी। 30 का इंटेंजिबल है, इसने 10 साल तक कॉस्ट सेविंग देनी है। इस साल सिर्फ 3 महीने कॉस्ट सेविंग मिली तो 0.75 ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ गया, ठीक है। डिस्पोज तो ये हुआ नहीं, नज़र आ रहा है भैया, हाइब्रिड वालों नज़र आ रहा है सही बोर्ड, ठीक है। कोई डिस्पोजल इसका था नहीं, तो ये हमारे नोट का ये वाला हिस्सा पूरा हो गया। क्लोजिंग 30 है, क्लोजिंग 0.75 है। पहले ये देखो सब, पहले इस तरह लिख लिया करो, फिर बुक वैल्यू निकालते हुए इसके साथ माइनस लगाया करो, कंफ्यूज नहीं होगे फिर, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, 29.25। प्रोडक्शन प्रोसेस इज ओवर। जी बच्चों आ जाओ इधर, आमिर भाई आप समेत जी। तीसरा पॉइंट है सॉफ्टवेयर का, फिगर जी याद है अब तो हमें। पुराने का डिस्पोजल पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। 80 की कॉस्ट थी, 80 क्रेडिट, 80 माइनस हो जाएगा एसेट वाली साइड से, और उसके क्यूमुलेटिव एडिशन में 48 जमा 12 हुआ था। सब कुछ किया हुआ है, मैं वर्किंग में शो भी कर देता हूँ, ठीक है। तो पुराने के डिस्पोजल को पहले रिकॉर्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं जर्नल एंट्री बोलता हूँ, करता नहीं हूँ, मैं वो नहीं सामने रख रहा जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपने नोट भी की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकाल दो। कितनी कॉस्ट है, 80, ये लो जी 80 गया, ठीक है। फिर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को भी निकालना है। अब मसला ये है कि 48 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, बल्कि ये ओपनिंग डेट पर है। इस साल में भी ये अमोर्टाइज हुआ है, डेट ऑफ डिस्पोजल तक किसको लाना है। तो अब वो वाली वर्किंग्स तो हमने उधर की हुई थी, मैंने आपको समझाने के लिए की हैं। पर्चे में एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्पोजल निकाल लेते हैं, एक स्टेप की बात ही तो है। तो वर्किंग नंबर सी पे आ गए, ठीक है। सी वर्किंग, इधर देखो,
48 क्या है? 48 क्या है? ओपनिंग। 48 है ओपनिंग, ठीक है। फिर फॉर द ईयर 12, ये 12 क्या है? फॉर द ईयर, बल्कि यूं लिख दूं 9 मंथ्स की, ठीक है, 9 मंथ्स। कैसे निकाली थी ये फिगर? कैसे निकाली थी ये फिगर? 80 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12, इसलिए इसको 9 मंथ्स का कहा। ये आ गया 12, टोटल हो गया 60। एंट्रीज में लिखा हुआ था, लेकिन मैं कह रहा हूँ एंट्री थोड़ी कर रहे हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना सवाल के अंदर। तो स्टेप 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन को माइनस करें। अब इधर देखें, ऊपर पड़ी 48 है, -60 हो रही है। दरअसल कहानी कुछ इस तरह से है, मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ, नोट ना करिएगा। कहानी इस तरह से है कि 12 का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पहले ऐड हुआ, ये 60 बना और फिर ये निकल गया। लेकिन इस 12 को फ़िलहाल यहाँ लिखना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस साल में ये 9 महीने पुराना डेप्रिशिएट हुआ था, नया भी तो 3 महीने डेप्रिशिएट हुआ है। तो इसको यूँ भी कर सकते हैं हम कि अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये सी है, सॉरी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के लिए भी चलो वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट में क्यों करें, वर्किंग डी यहाँ पे हम करेंगे अभी। उसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर 12, ये किसकी है? ओल्ड की 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन प्लस न्यू की 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी, उसको भी कैलकुलेट करना बाकी है सवाल के अंदर, ठीक है। तो हम वो फिगर लेकर आएंगे, इसलिए मैं इस 12 को भी मिटा रहा हूँ। ओके, समझ आ रही है ना? सारी एंट्रीज में बात समझी हुई, अब तो नोट जल्दी जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा, पुराना डिस्पोज हो गया? नहीं, सिर्फ 2 स्टेप्स हुए हैं सर। कैश रिकॉर्ड करें, नोट में कहीं नहीं आता सर। गेन लॉस रिकॉर्ड करें, पीपीई के नोट में नहीं आता था, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है, ठीक हो गया, सही है। मतलब डिस्पोजल हो गया, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्पोजल हो गया। अब नए की एडिशन की बात करते हैं। तो नए का एडिशन जो है उसके बारे में हमने कहा था कि उसमें 115 जमा 5 120 हुआ है। बस एग्जामिनर को इतना बता दिया ना तो ये काफ़ी है, इसको कैलकुलेट करके दे दिया हमने। बहुत हाथ दो तो नीचे लिख दो अज्यूम्ड नॉन रिफंडेबल, क्या चीज़, सेल टैक्स जो था, ठीक है ना, बस ये काफ़ी है। ये परचेज प्राइस है, ये इंस्टॉलेशन है, 120 टोटल करके वहाँ लिख देंगे। ये एग्जामिनर के लिए वर्किंग ही की है हमने, कोई अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 120 रुपये एडिशंस में आ गया, ये वर्किंग ई बन गई, ठीक है। इसको अभी इस साइड में हूँ, हिला दो ना रे कैमरा को, ठीक है, इधर रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ख़त्म हो गई कहानी। अब इसकी अमोर्टाइजेशन रह गई, तो वर्किंग एफ के अंदर, अच्छा डी में नहीं, इधर कर लें दो कर, अच्छा ठीक, 3 निकला था। कैसे निकला था 3? 120/10 इंटू 3/12। और ये 12 कैसे निकला था? 80/5 इंटू 9/12, ठीक हो गया। ये टोटल कितना बन गया? 15, ठीक है। तो इसको अब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, सही हो गया ये। चलो ये तो सही लिखा हुआ था, ये ओपनिंग है और ये 9 मंथ्स की डेप्शन ये कैलकुलेट कर दी हमने यहाँ पे, आपको भी समझ आ रहा है अब, ठीक है। तो ये टोटल 15 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। ख़त्म, कहानी ख़त्म। क्लोजिंग बताओ। पुराना एक चला गया और नया एक आ गया, नया भी 120 वाला था, पुराना 80 का था, तो 120 ही बचने, ठीक है। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 3 सिर्फ नए वाले की पड़ी है, पुराने की तो गई सारी ज़िंदगी की 60, ठीक है। अब करो ये देखो, माइनस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन 117 इसकी बुक वैल्यू है, ठीक हो गया। आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप बहुत आसान हो गया, अब तो मुश्किल यही थी एडजस्टमेंट्स। इधर देखो अब आगे जी, ब्रांड एक आ रहा था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था ये। क्यों? ये ब्रांड इंटेंजिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब जो ब्रांड्स पहले पड़े थे वही पड़े हैं, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, सिर्फ उनको इस साल की अमोर्टाइजेशन उनकी ले लेनी थी, ठीक है। तो ब्रांड्स हमारे पास पड़े हैं 200 की कॉस्ट वाले, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 200 पर ही पड़े हैं। अमोर्टाइजेशन बस इस साल की करनी है, वर्किंग एफ
200 वही कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ दी हुई है, ठीक है ना, 10 साल, डिवाइडेड बाय 10। और क्योंकि कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है, ओपनिंग में पड़े थे, तो पूरा साल अमोर्टाइज करेंगे तो 20 रुपये की अमोर्टाइजेशन आ गई फॉर द ईयर। ये वर्किंग एफ में किया आपने। डिस्पोजल कोई है नहीं, 60 की आ गई अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अब इधर देखें, पहले इस तरह से लिख लिया करें, फिर ठीक है बताएं 1, ये 50 वाले होश करो, 140 है, 150। चलें जी, अब लाइसेंस को कंप्लीट करें, ज़रा मैं पानी पी लूँ, मेरे पानी पीने तक कर लेना आपने, उधर ही रहने दें, बल्कि इधर ले आए, फ़र्क नहीं पड़ता, उधर ही रहने दें। सवाल हैं सबके पास, नोट्स हैं सबके पास। टाइम्स अप। इधर देखें, लाइसेंस कोई नया आया, कोई पुराना गया, तो ये 15 पर ही है। पहले अमोर्टाइज नहीं हुआ करता था, लेकिन चेंज इन एस्टीमेट आ गया, बल्कि यूँ समझे आप एस्टीमेट लग गया हमसे कि कितनी लाइफ है। तो वर्किंग जी करा 15 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय अब लाइफ 10 है, इंटू 6/12.75 पॉइंट। वर्किंग जी कोई डिस्पोजल नहीं, तो इसी साल पहली बार ये अमोर्टाइजेशन आई है। 15 में से 0.75 माइनस करें, 14.25 बना लें जी। पिक्चर शिक्चर उधर ही रखिएगा कैमरा, कोई नोट करना है तो कर लें, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, फिर अगली डिस्कशन शुरू करते हैं। जी पूछिए। जी अगर वो कहेगा तो कंपैरेटिव फिगर्स बनाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना होता था, तो जब तक कंपैरेटिव्स का, ये मेरे वो असल में पर्चा दे के आया ना, इस बार उसने कंपैरेटिव पूछ लिया, बार बार पूछे जा रहे हैं। कंपैरेटिव कहा था तो पर्चे में बना के आना था। ये पूछना चाहते हो कि इस दफ़ा क्या किया हमने? कंपैरेटिव अगर सवाल में कह दे तो बनाना लाजमी है, और अगर सवाल में ना कहे तो खुद से नहीं बनाना। मैंने आपको FAR 1 के, मैंने नहीं कहना चाहिए, बच्चे कोई कहीं से पढ़ के आता है, कहीं से। FAR 1 के अंदर आपको उस्तादों ने आपके पढ़ाया होगा कि किसी भी टॉपिक के अंदर कंपैरेटिव्स खुद से नहीं बनाने, अनलेस के वो कहे, सिवाय IS 8 के। IS 8 के टॉपिक में अगर वो कंपैरेटिव ना भी कहे तो आपको कंपैरेटिव्स बनाने होते हैं, ठीक है, ओके। तो इस सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट पढ़ें, कहीं पे लिखा नहीं हुआ, बातें मत करो यार आपस में, कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि कंपैरेटिव्स भी बनाओ, तो इसलिए सिर्फ 30 जून 16 वाले साल का नोट बनाना है, कंपैरेटिव नहीं बनाने। क्लियर है बेटा? जी पॉसिबल तो है ना, जब वो कह देगा तो हो गया पॉसिबल। तो सवाल लंबा होगा तो नंबर भी ज़्यादा करेगा। अगर वो 3-4 इंटेंजिबल्स देकर, ये वैसे FAR 1 में पढ़ाया जाता है, एनीवेज फिर सुन लें, अगर 3-4, लेकिन जो मैंने पढ़ाना है ना आज, वो पढ़ा के छुट्टी देनी है, जो मर्जी तुम साजिशें कर लो, साजिश नासिर। सुनो, इंटेंजिबल 3-4 दे दे और साथ कह दे कंपैरेटिव भी बनाओ, तो बिल्कुल कह सकता है। अब उसमें 2 सूरतें होंगी, एक तो थोड़े से नंबर उसको बढ़ाने पड़ेंगे, और दूसरा सवाल को सिंप्लीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि 2 साल का नोट बना सके। अब आपका अगला सवाल जो आना है मेरे ख्याल में, वो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। अगर ना हो वो सवाल तो फिर सबका वैसे फ़ायदा, मैं समझ रहा हूँ ये बात बतानी चाहिए। क्या, कैसे टैकल करें 2 साल के नोट को? तो खुदारा एक सफ़े पे बनाने की कोशिश ना करें, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें और दोनों साल को अलग अलग सफ़े पे बना लें। पहले एक सफ़े के ऊपर 1 साल का नोट बना के उसको ख़त्म कर लें, अगला सफ़ा उसके सब नोट्स के लिए छोड़ दें अगर बनाने हैं तो, ठीक है। और तीसरे सफ़े फिर नए सिरे से सारा फॉर्मेट बना के तो कंपैरेटिव। अच्छा, अगर 2 साल का नोट बना रहे हैं तो पहले बेहतर है पिछले साल का नोट बना लें, ताकि क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल हों अगले साल को ओपनिंग बनाने के लिए। 1 मिनट, अभी भाई चल रहे हैं जी, सही है हैबिट वाले भाई? और क्वेश्चन तो माइक थल्ले कर दो ना भाई, मैनू लग रहा है कि आया सवाल, ठीक है जी। जी और कोई सवाल यहाँ पे? हाँ बस काफ़ी है, नंबर देख लिया करो।
ठीक है, सब नोट सिर्फ इसी साल के बना लो तो काफ़ी है। ठीक है, वैसे अगर सब नोट में भी अंग्रेज़ी लिखी हुई है, कंपैरेटिव का कॉलम ही डालना है, डाल दोगे तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा टाइम ना लगे तो डाल देना बेहतर होता है। वैसे देखो ना, कोई बात नहीं, खैर है, कोई इतना अगर 20 नंबर का सवाल था तो 18 फिर भी आ ही जाने, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है ना, हाँ तो 16 आ जाएंगे यार, कोई नहीं। कंपैरेटिव में क्या है, सारी अंग्रेजी लिखी होती है, सारा कुछ लिखा होता है, सिर्फ एक कॉलम आगे डाला, 2 फिगर्स डालनी थी, कोई मसला नहीं है। किसी ने बना दिया तब भी ठीक है, नहीं बनाया तो भी माफ़ी दे देनी चाहिए उसको। अच्छा सुनो, बस करो, फजूल बातें ख़त्म, ये सवाल ख़त्म हो गया। अच्छा तो फिर अब नई डिस्कशन शुरू करते हैं जी। लाइसेंस हम खुद बेटा डेवलप नहीं ना करते। हाँ सही है, नहीं वो फिर किसी सवाल में देखेंगे, अगर सवाल हैं ऐसे कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन आते हैं, सवाल में ही देखेंगे। ये सवाल में समझ आ रही है ना, ये फ़िलहाल मुश्किल सिनेरियो यही था, वरना वो खुद बता देता है 6 क्राइटेरिया। तो आपको और सवाल आने दें हम तो बेहतर है, क्योंकि तो मल्टीपल सिचुएशंस बन सकती हैं ना, तो हम अंदाजे से कोई एक सिचुएशन क्यों बनाएं, जो सिचुएशन सामने आएगी उसको उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आपकी अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की। 5 मिनट की ये डिस्कशन है, को 5 मिनट में 2 सवाल और होने हैं, तो इंशाल्लाह आपको 40-45 तक छुट्टी मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले हेडिंग बना लें। हाँ जी जुम्मा है, हेडिंग बना लें, इसीलिए इम्पेयरमेंट स्लैश बल्कि अमोर्टाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट। जी अच्छा जी, वैसे ना ज़बानी थोड़ी सी बात मैंने आपसे कर रखी थी कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अमोर्टाइज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई वजह ही होती होगी ना। जैसे मैंने कहा था गुडविल एक इंटेंजिबल है, अगर परचेज्ड है तो, क्योंकि अगर इंटरनली जनरेटेड है तो फिर तो वो, तो इसलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, परचेज्ड गुडविल है। अगर परचेज्ड गुडविल है तो उसको अमोर्टाइज कैसे करें। कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि ये जो गुडविल मैंने ख़रीदी है ये अगले कितने सर्टेनिटी से ये नहीं बताया जा सकता कि ये गुडविल हमें अगले कितने साल तक ये वाला इंटेंजिबल फ़ायदा देगा, तो लाइफ इनडेफिनिट हो गई, यही बनता है ना। फिर इंटेंजिबल CWIP, इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल इन अंडर कंस्ट्रक्शन कर दें। इन प्रोग्रेस सही है, अंडर कंस्ट्रक्शन सही है? अच्छा जी इन प्रोग्रेस सही है जी, ठीक है जैसे आप कहें। इंटेंजिबल इन प्रोसेस है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक अमोर्टाइज हो जाए करना। अंडर कंस्ट्रक्शन तो CWIP होता है। ठीक है, और तीसरा है इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनेट लाइफ। अच्छा वैसे तो गुडविल भी इसी में आ जाती, लेकिन स्टैंडर्ड ने गुडविल को अलग से लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं, अलग लिख दो, और बाकी जो रह जाएं और गुडविल के अलावा कोई और हों और उनकी लाइफ भी इनडेफिनेट हो जाए तो मजबूरी है, उनको अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, विद हैविंग इनडेफिनेट लाइफ। ठीक है जी, ये तीनों के तीनों इंटेंजिबल्स जो है, लिखने की जरूरत नहीं, किताब में मौजूद होगा, लिखने की बजाय ज़रा समझने पे ज़्यादा जोर दे लें अगर, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है जी, ये तीनों इंटेंजिबल्स जो हैं इनको अमोर्टाइज नहीं करना, डू नॉट अमोर्टाइज, ये तो है पहला उसूल, इनको अमोर्टाइज नहीं करना। लेकिन स्टैंडर्ड फिर इनके बारे में पता है क्या कहता है, जिनको अमोर्टाइज नहीं ना कर सकते उनको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो,
आज तक हमने जो पढ़ रखा है वो हमारा नॉलेज हमें ये कहता है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ तब लगाना है जब कोई इंडिकेशन हो, इंटरनल या एक्सटर्नल। IS 38 में आए और ये 3 इंटेंजिबल्स हमारे सामने आए जो एमोर्टाइज हो ही नहीं सकते, तो स्टैंडर्ड ने कहा इंडिकेशन विंडिकेशन छोड़ो, हर साल इसको मस्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, कोई इंडिकेशन का इंतज़ार नहीं करना। तो IS 38 वाले ये 3 इंटेंजिबल्स जो एमोर्टाइज नहीं हो सकते, IS 38 कहता है इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से ज़रूर गुजारना है। तो टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली, बल्कि यूं लिखना चाहिए था मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। ठीक है, तो चलो इस स्टार को इधर ले आए, मस्ट टेस्ट फॉर, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बात समझ आई कि ना? डू नॉट एमोर्टाइज मजबूरी है, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। ठीक है, हर साल एनुअली। ओके, यहां तक को मसला? अच्छा, अब उसके बाद बाकी वो बचते हैं जो इन 3 के अलावा हैं। अब आप कहोगे वो 5 भी इधर आ जाएंगे, वो 5 इंटरनली जनरेटेड गुडविल मास्टर्ड। यस सर वालों, कुछ खौफ खुदा करो, कुछ अल्लाह का खौफ भी चीज़ होती है। एक चीज़ इंटेंजिबल है ही नहीं तो उसको मोटाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो इधर आया ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो या तो ये 3 हैं जो एमोर्टाइज नहीं हो सकते थे तो उनको इम्पेयरमेंट से गुजारना है, या अदर्स होंगे। ठीक है, अब अदर्स का देखो डब्बा खाली है। ठीक है, मतलब वो सारे जो 5 तो वैसे इंटेंजिबल ही नहीं थे ना। बाकी हमने कहा था परचेज्ड हो तो भी इंटेंजिबल हैं और इंटरनली जनरेटेड हो तो भी रूल्स के हिसाब से इंटेंजिबल बनते हैं। बाकी सारे जितने भी हैं इन 3 के अलावा अगर वो इंटेंजिबल, क्योंकि इन 3 के देखो ना, इंटेंजिबल है इंडेफिनिट लाइफ है तो वो तो इधर रहेगा ही नहीं, वो तो उधर चला जाएगा। इंटेंजिबल है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो तो इधर रहेगा ही नहीं, तो उधर चला जाएगा। ठीक है, और परचेज गुडविल उधर रख दिया हमने। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये है कि कोई अगर इंटेंजिबल है और इन 3 में से नहीं है तो उसको अमोर्टाइज करना है। ठीक है, तो फिर जो अदर्स हैं उनको हमने क्या करना है, अमोर्टाइज। मैं यूं लिख दूं मस्ट अमोर्टाइज, आप कहोगे सर, कैसे कहोगे आप लोग? सर आप कह रहे हैं मस्ट अमोर्टाइज, अगर लाइफ ही ना गिवन हुई तो मैं कहूंगा फिर वो इधर नहीं रहता, फिर वो उधर चला जाता है। सही है ना? तो मैं कह सकता हूं कि इंटेंजिबल है, अगर इंटेंजिबल है और इन 3 में से नहीं है तो फिर लाजमी अमोर्टाइज होगा। अब आप सोच लें। ठीक है, मस्ट अमोर्टाइज वाला जो होता है, जो हर साल अमोर्टाइज हो रहा होता है इंटेंजिबल, इसके ऊपर आकर IS 38 फिर नॉर्मल हो जाता है जैसे 36 लगता था। क्या इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारना है अगर कोई इंडिकेशन आ जाए। अब वो सवाल याद करो जो मैंने उस दिन करवाया था आपको, एक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों साल पे रखा था, दोनों साल के एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया था। क्यों दोनों साल पे लगाया था? वो अमोर्टाइज हो नहीं सकता था, उसका रूल ही यही था कि हर साल उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो। ये थ्योरी आज पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल इसका करके आए हुए पहले। ठीक है, सही है। तो तो उसको मजीद अमोर्टाइज नहीं कर सकते हैं, वो फुली अमोर्टाइज्ड होगा। बुक्स में पढ़ा रहता है, कॉस्ट में उसकी कॉस्ट पड़ी रहेगी, अमोर्टाइजेशन में उसकी अमोर्टाइजेशन पड़ी रहेगी, अनलेस कि वो डिस्पोज हो जाए तो उसको मजीद अमोर्टाइज नहीं करते। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को मजीद अमोर्टाइज नहीं करना क्योंकि वो फुली अमोर्टाइज हो चुका हुआ है, उसकी बुक वैल्यू 0 है। अब उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से क्या गुजारना है, उसकी तो बुक वैल्यू 0 है भाई। वेलकम। मस्ट अमोर्टाइज वाली इस अदर्स वाली कैटेगरी को ओनली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, ओनली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट इफ देयर इज एन इंडिकेशन, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो जो भी हो। ठीक है, तो ये कहानी है जी हमारी टोटल अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की डिस्कशन की। इसको अदर्स को मस्ट अमोर्टाइज करेंगे, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट ओनली इफ इंडिकेशन। ठीक है,
भाई सही है। अच्छा अब आ जाए ज़रा इधर। एमोर्टाइज जब करना है, बस 1 मिनट की बात और, एक सवाल कर ले, ठीक है। वैसे मैंने ना, ओ इतना सा सवाल है, मरने वाले हो जाते हो, इतना सा सवाल है, इतना सा। सुने आप मेरी बात, चुप, जिसे जाना जाए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। सुनो अब प्लीज सुन लें। वैसे तो मैंने चौथा और पांचवा 2 सवाल प्लान किए थे, लेकिन देखो आप लोगों के वसी तर मफाद में मैंने 5वें सवाल को कैंसिल कर दिया है, सिर्फ चौथा करवा रहा हूं। काफ़ी है डिस्काउंट ये, ठीक है ना। मेरे प्लान में 5वां भी था। ओके अब सुनो, एमोर्टाइज करना है इंटेंजिबल को, तो एक और मुसीबत भी छोटी सी पड़ जाती है। वो ये कि जो इंटेंजिबल होते हैं ना, इंटेंजिबल, इनकी एक लीगल लाइफ होती है और एक यूजफुल लाइफ होती है, ठीक है। सवाल आपके सामने है, जवाब आपके सामने नहीं है, क्योंकि आपने उधर नहीं देखना अपनी किताब पे, गुनाह मिलेगा। गुनाह मिलने वालों को मिल गया, मुझे क्या। अच्छा सुने भाई, इधर देखें। लाइसेंस की कॉस्ट है 200, लीगल लाइफ है 10 साल, यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन 12 साल है। भाई वो जो ख्योड़ा माइंस का हमें पहले दिन लाइसेंस मिला था, 10 साल के लिए वहाँ से नमक निकाल सकते हैं। वहाँ के रिहायशियों से हमने पूछा क्या लगता है तुम्हें यहाँ से कितने साल तक नमक निकलता रहेगा? उन्होंने कहा जी 12 साल तक यहाँ पे नमक है, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। अब आप हुकूमत के पास गए तो हुकूमत ने आपको 10 साल के लिए वहाँ से नमक निकालने का लाइसेंस दिया। आपके लिए 12 साल रेलेवेंट है? आप कहो जी 12 साल तक निकलना है, 12 साल। और भाई 12 साल तुम्हें किसी ने निकालने देना है वहाँ से? 11वें साल के पहले दिन जाओगे, आगे से वो रैप्टे कराएंगे तुमने। 10 साल पूरे हो गए, जो निकालना था नमक निकाल लिया, अब तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब यूजफुल लाइफ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? लीगल लाइफ। अच्छा एक और मिसाल लेते हैं। हमें हुकूमत ने दे दिया लाइसेंस 10 साल के लिए नमक निकालने का। हम गए और जाकर रिहायशियों से पूछा क्या लगता है नमक कब तक आएगा? उन्होंने कहा जी 7 साल तक निकलेगा, उसके बाद यहाँ कख नहीं मिलना। अब लाइसेंस को क्या हवा में लहराते फिरेंगे वहाँ से नमक? 10 साल के लिए लाइसेंस दिया तो क्या हुआ? हमारे लिए तो यूजफुल लाइफ ही रेलेवेंट हो गई ना, 7 साल। अब देखो पहले केस के अंदर मेरे लिए लीगल लाइफ रेलेवेंट थी, दूसरे केस में हो गई यूजफुल लाइफ रेलेवेंट। तो इंटेंजिबल्स के केस के अंदर एमोर्टाइजेशन का रूल क्या है कि हम इसे एमोर्टाइज करते हैं इंटेंजिबल को ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। याद रखने वाली बात यह है, कल इसकी मजीद प्रैक्टिस भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कल तो लीगल लाइफ के अंदर एक और मुसीबत भी लेकर आएंगे, लीगल लाइफ को एक्सटेंशन करने की तरफ लेकर जाएंगे कि लीगल लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सका करेगी, ठीक है ना। मैंने कहा किताबें बंद करो, खड़े हो जाओ ना जरा, तुम बैग बंद करने वाले खड़े हो जाओ। हाँ फिर भी खड़े हो जाओ, मुझे लगा कि तुम बंद कर रहे हो बैग, खड़े हो जाओ। शर्म नहीं आती? उस्ताद की बात नहीं मानते? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, अच्छा बेटा बात सुने, अभी मजीद बात होगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लें। अगर आप पूरी बात करूँ ना, मैं पूरी बात, तो मैं ये कहूँगा एमोर्टाइजेशन एम्पेयरमेंट के रूल्स में कि ये 3 को एमोर्टाइज ही नहीं करना, हर साल एम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। बाकी रह गए अदर्स, तो अदर्स को जो करना है एमोर्टाइज, पूरी बात पता है क्या है? एमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। लिखना चाहे जो बच्चा लिख ले, वैसे तो ये याद हो ही जाएगा इंशाल्लाह आपको एक आध दिन में, ठीक है। एमोर्टाइज इंटेंजिबल्स को हमेशा करना है। रूल क्या है? जिनको एमोर्टाइज नहीं करना वो तो वैसे ही उधर चले गए ना। जिनको एमोर्टाइज करना है उनके लिए रूल क्या है? एमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। अब ये देखो, सिर्फ आंसर देखो, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीगल लाइफ इज 10 साल, एमोर्टाइजेशन कितनी आ गई? 20। अब आगे ना जाओ, ठीक है, बस ये काफ़ी है। होमवर्क के अंदर यही वाले सवाल दोबारा कर लेना अच्छे तरीके से। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।